अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक फौजी पर बीती सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी, जिसे जब भी वो रात याद आती है तो वो सहम उठता है। जज्बात की एक हल्की सी लहर ने उसे कैसे खतरों के गिरदाब में धकेल दिया था। गो के ये सच बयानी अकल की कसौटी पर परखी नहीं जा सकेगी, लेकिन फिर भी इसका एक एक हर्फ सच पर मबनी है। 1972 का दिसंबर आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुआ। अपने साथ वो सर्द बर्फबारी भी ले आया। अमूमन वहाँ बर्फबारी दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में होती है, लेकिन अब की बार शुरू में ही ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाएं थीं। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि एक वैगन मुसाफिरों से भरी मुजफ्फराबाद से रावलाकोट की जानिब जा रही थी। तमाम मुसाफिर खामोश बैठे मौसम के खतरनाक तेवर देख रहे थे। कोहालत तक सड़क ठीक थी और उसे आगे ये इंतहाई टूट फूट का शिकार थी। उसी वजह से हिचकोलों के साथ उसकी रफ्तार इंतहाई कम थी। बारिश, धुंध और शदीद सर्दी ने सबको अधमुआ किया हुआ था। वाजिद अली ड्राइवर के पीछे अपनी सीट पर सर टकाए खिड़की के पार बादलों, धुंध, पहाड़ों और दरियाए नीलम को देखता हुआ अपने खानदान और घर को याद कर रहा था। वो इस बार पूरे 6 माह बाद घर जा रहा था, जहां उसकी माँ, भाई, बीवी और 6 साला बेटी उसका शिद्दत से इंतजार कर रही थी। उसने अपने आने की खबर खत में लिखकर भेज दी थी, मगर उसका ये खदशा बजा था कि इतने खराब मौसम में खत उसके गांव तक बर वक्त नहीं पहुंच सकेगा। यह हमेशा से वहां होता आया था कि उधर मौसम खराब हुआ और इधर पूरी वादी का कारोबार ठप हो गया। वो दरमियाने कद का मजबूत और कड़ियल फौजी जवान था। फौज में वो सिपाही भर्ती हुआ और तरक्की पाते पाते लाइस नाइक के ओहदे पर आ पहुंचा था। उन दिनों उसकी पोस्टिंग मुजफ्फराबाद आर्मी कैंप में थी। वो रावलाकोट से कुछ फासले पर वाक़े एक गांव बंजोसा का रहने वाला था। वैगन आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक मोड़ काटते चली जा रही थी। वो सोच रहा था कि जिस रफ्तार से वैगन चल रही है, ये इशा की नमाज तक रावलाकोट पहुंचेगी। बंजोसा गांव ऊपर पहाड़ के दामन में था। वहां तक कोई सवारी नहीं जाती। दिन में वैगनें दरमियान में वाक़ई बंजोसा झील तक जाती थी, जहां एक खूबसूरत रेस्ट हाउस बुलंद पहाड़ों और ऊंचे दरख्तों के बीच वाक़ था। झील से गांव 1 घंटे की पैदल मुसाफत पर था। मौसम की खराबी और रात के अंधेरे की वजह से अब सिर्फ जीप ही उसे झील तक ले जा सकती थी और आगे का जंगल उसे पैदल अबूर करना था। गोया बीवी बेटी से आज मिलने का ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। दिसंबर के महीने में पहाड़ से वो नीचे गांव में आ जाते थे, मगर इस बार वाजिद को छुट्टी देर से मिली थी। भाई ने खत से बता दिया था कि वो इंतजार में है ताकि दोनों मिलकर सामान नीचे गांव वाले घर में शिफ्ट कर सकें। बर्फबारी वक्त से पहले शुरू हो गई और घर वाले एक तरह से ऊपर फंसे हुए थे। अब उनका पहाड़ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। गांव का घर उन दिनों खाली पड़ा था, मगर जरूरत का सारा सामान उसमें हर वक्त मौजूद रहता था। जलाने की लकड़ी, रजाइयाँ, तकिए, चारपाइयाँ, आटा और बर्तन के अलावा दूसरा ज़रूरी सामान और पानी उसमें मौजूद था। घर के तमाम अफराद के पास तालों की चाबियाँ होती थीं, जो घर पर लगा रहता था। उसका घर 3 सिमतों से घने और बुलंद दरख्तों में घिरा था। सफ़ेदे और चीड़ के दरख्त उसके घर के साइबान थे। उसके गांव का घर वाकई बहुत प्यारा था। ऊपर पहाड़ वाले घर तक का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जुमे की नमाज पढ़कर वो मुजफ्फराबाद से रवाना हुआ था। वो चाहता तो ये था कि शाम तक अपने घर पहुंच जाए, मगर बारिश, धुंध और आगे महसूस होती बर्फबारी उसकी ख्वाहिश के आगे खड़ी नजर आई। उसे अंदाजा था कि आगे रावलाकोट से गांव तक का रास्ता एक दलदल में तब्दील हो चुका होगा। वो एक तरबियत याफ्ता सिपाही भी था, इसलिए चढ़ाई तय करना कोई इतना मुश्किल ना था। वो पहाड़ों का बासी था, पहाड़ों का मजाज उससे ज्यादा कौन जानता था। मौसम तो अबतर से अबतर होता जा रहा था। उनकी वैगन देरकोट और फिर गाजियाबाद से निकलकर पानी वाला जियारत तक सुस्त रफ्तारी से चली जा रही थी। असर की नमाज के लिए वो गाजियाबाद में रुके थे। ड्राइवर कह रहा था कि शाम की नमाज हम जियारत जाकर पढ़ेंगे। वैगन आरजा से होती हुई जियारत पानी वाला पहुंचने वाली थी। वहां पीर सैयद जिन्नात शाह का मज़ार था।
पूरा इलाका उनका अकीदतमंद था। उसने सोचा कि वो आज इसी बहाने मज़ार पर भी हाजिरी दे देगा। वो पानी वाला ज़ियारत में दाखिल हुए तो शाम उतर चुकी थी और रात की स्याही में बदल गई थी। पूरे इलाके को बुलंदो बाला पहाड़ों ने घेरा हुआ था। बाजार खत्म होने से पहले वैगन एक चाय खाने के सामने रुकी। साथ ही मस्जिद थी। मुसाफिरों ने मिलकर वहां शाम की नमाज अदा की। नमाज के बाद गर्मा गर्म चाय पी। चाय खत्म करने के बाद वो उठा और फातिहा पढ़ने ज़ियारत की जानिब चला। बाजार के इख्तिताम पर बाईं तरफ कुछ सीढ़ियां ज़ियारत की जानिब उतर रही थीं और सहन के गिर्द बुलंदो बाला दरख्त जो ज़ियारत को घेरे हुए थे। बारिश थम चुकी थी। फिर वो सैयद जिन्नात शाह के मज़ार की सीढ़ियां उतरता चला गया। उसने वहां फातिहा ख्वानी की। फिर उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। दुआ खत्म करने के बाद वो घूमा तो वहां चादर से चेहरा ढांपे एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा था। उस आदमी ने गहरे लहजे से वाजिद का नाम पूछा। वाजिद ने अपना नाम बताया तो दोबारा उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? एक अजनबी की ये बेतकल्लुफी उसे पसंद न आई। उसे पहला ख्याल ये आया कि ये कोई मज़ार पर भीख मांगने वाला है। जवाब देने की बजाय उसने जेब से बटवा निकाला और 5 रुपए निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाए और बोला, ये रख लो और मेरे लिए दुआ करना। उस शख्स ने नोट की जानिब नज़र उठाकर भी नहीं देखा और उसी लहजे में बोला, आगे मौसम बहुत ख़राब है, रास्ते बर्फ से ढक चुके हैं, रात मज़ार पर ठहर कर सुबह चले जाना। मेरी फिक्र न करो, मैं उन इलाकों में पल कर जवान हुआ हूँ, मैं आराम से चला जाऊंगा, तुम भी जाकर आराम करो और ये पैसे रख लो। तो फिर ऐसा कर, आस पास कुछ गरीब गुरबा रहते हैं, अपने सर का सदका उतारते जाओ। उसी दौरान वैगन के ड्राइवर ने मुसाफिरों को बुलाने के लिए हॉर्न बजाए। वाजिद ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और उसकी जानिब देखे बगैर मज़ार से बाहर आया और सीढ़ियां चढ़ता हुआ सड़क पर आ गया। वाजिद ने मुड़कर नीचे मज़ार की जानिब देखा तो वो शख्स मज़ार से निकलकर उसकी जानिब तशवीश और हमदर्दी भरी नज़रों से बगैर पलके झपकाए देख रहा था। वैगन रवाना हुई तो रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो गया। वैगन धीरे धीरे बढ़ती हुई जब रावला कोट पहुंची तो रात के 9 बज चुके थे। सड़क पर ना आदमजात का पत्ता था। हर जानिब बर्फ की चादर बिछी थी। वो वैगन से उतरा, अपना बैकपैक पेट पर लटकाया और पहला ख्याल उसके जहन में ये आया कि क्यों ना रात रावला कोट में बसर कर लूं और सुबह होते ही बंजोसा गांव का सफर करूं। मगर बीवी और बेटी की मोहब्बत ने उसे सफर जारी रखने पर मजबूर कर दिया। उसने ये सोचा कि मैं पहाड़ वाले घर तक तो नहीं मगर बंजोसा गांव तक तो पहुंच सकता हूँ। वहां गांव में भी उसका घर था। उसने सोचा कि घर में रात बिताकर सुबह 1 घंटे से पहले अपने प्यारों के पास पहुंच जाऊंगा। अड्डे पर एक टिक्का शॉप खुली थी। साथ वाला खोखा भी खुला था। वो टिक्का शॉप की जानिब चल पड़ा। सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ था, पर वो अपने मजबूत फौजी बूटों की वजह से आराम से चलता हुआ टिक्का शॉप के सामने जा खड़ा हुआ। वाजिद ने टिक्कों और रोटियों का ऑर्डर दिया। फिर उसने इशा की नमाज अदा की और फिर अपना ऑर्डर ले लिया। अब वो उस जानिब चल पड़ा जहाँ कुछ जीपें खड़ी थी। आखिरी वैगन निकल चुकी थी। अब सिर्फ जीप मिल सकती थी, उसके जरिए वो बंजोसा झील तक जा सकता था। एक जीप का ड्राइवर माजिद की जान पहचान का था। वाजिद ने उससे हाथ मिलाया और मुजफ्फराबाद से अपने सफर की दास्तान मुख्तसर करके सुनाई। कहा कि वो ऊपर पहाड़ पर अपने घर अभी जाना चाहता है। ड्राइवर ने पहाड़ की बुलंदी को नजरों में जांचा और फिर उसे बर्फ की सफेद चादर ओढ़े देखा तो बोला कि रात यहीं रावला कोट में रुक जाओ, इस वक्त ऊपर जाना खतरनाक है। वाजिद उसकी बात सुनकर हंसा और बोला कि एक फौजी को खतरों से डराते हो, मैं अभी घर पहुंचना चाहता हूं, अगर ना गया तो बेचैनी बढ़ती जाएगी। ड्राइवर खामोश रहा। ड्राइवर बंजोसा झील तक जाने से भी कतरा रहा था, मगर जिस तरह हर पाकिस्तानी अपनी फौज को एहतराम देता है वो ड्राइवर भी देता था। साथ ही उसकी जान पहचान वाला भी था। खैर ड्राइवर अपनी सीट पर आ बैठा। साथ वाली सीट वाजिद ने संभाल ली। ड्राइवर ने जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंजोसा गांव के रास्ते पर चल पड़ा। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे, मगर ऐसा लगता था कि रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है। जीप आहिस्ता आहिस्ता चलती मोड़ काटती बंजोसा गांव जाने वाली सड़क पर आई और फिर जोर लगाती हुई चढ़ने लगी। कश्मीर में एक खास किस्म की मिट्टी पाई जाती है जिसे कस मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी थोड़ी सी भी बारिश पड़े तो कीचड़ में तब्दील हो जाती है। पहले बारिश और फिर बर्फबारी ने रास्ते को दलदल बना दिया था। एक जगह जीप कीचड़ और बर्फ में ऐसी धसी के आगे चलने से इनकार कर दिया। इंजन कई बार गुर्राया मगर जीप टस से मस ना हुई। ड्राइवर की आंखों में तशवीश थी।
यहाँ जीप का फंस जाना उन दोनों की मौत का सबब भी बन सकता था। रात के तीसरे पहर तो दर्जा हरारत और ज्यादा गिर जाता है और जीप उनके लिए बर्फखाना बन सकती थी। ड्राइवर ने वाजिद से कहा कि नीचे उतरकर धक्का लगाना पड़ेगा। जब वो जीप से नीचे उतरा तो उसके पांव घुटनों तक बर्फ में धंस गए। फिर वाजिद ने जीप को अपनी पूरी ताकत से धक्का लगाया। फिर बड़ी मेहनत के बाद टायर की गिरफ्त जमीन पर जरा मजबूत हुई और वो झटके से गुर्राकर आगे बढ़ी। जब वो बंजोसा झील तक पहुंचे तो रात के 12 बज रहे थे। वो जीप से उतरा तो देखा कि झील के साथ रेस्ट हाउस मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ है। रेस्ट हाउस को देखकर महसूस होता था कि ये कभी आबाद रहा होगा मगर अब भूतों का मस्कन है। ड्राइवर नीचे उतरा। ऊपर पहाड़ पर माजिद साहब सुबह चले जाना, बंजोसा पहुंचने वाले हैं, वहां अपने घर में रात गुजार लेना। गांव से आगे चढ़ाई पर इस वक्त चढ़ना अक्लमंदी ना होगी। टॉर्च तो होगी ना तुम्हारे पास? हाँ टॉर्च है। अच्छा ये डंडा रख लो, इस वक्त जंगली जानवर भी सड़क के करीब आ जाते हैं, ड्राइवर ने कहा। वाजिद ने अपने बैकपैक से टॉर्च निकाली, बैग को पीठ पर लटकाया, डंडे के साथ तीनों शॉपर मजबूती से बांधे और उसे बाएं कंधे पर रखा। ड्राइवर ने उसे खुदाफिज कहा और जीप मोड़कर वापस चला गया। फिर उसने मुड़कर रेस्ट हाउस की जानिब देखा और तादेर उसे देखता रहा। अगर उसे थोड़ी सी भी ये उम्मीद नजर आती कि रेस्ट हाउस में कोई चौकीदार होगा तो वो ऊपर गांव जाने का इरादा तर्क करके रात वहीं ठहर जाता। उसे मालूम था कि सर्दियों में इस बंजोसा झील के रेस्ट हाउस का सारा अमला और चौकीदार नीचे रावला कोट चले जाते हैं। उसने अल्लाह का नाम लिया, टॉर्च की रोशनी सामने डाली और कदम बढ़ा दिए। उसने लकड़ी का पुल पार किया और बंजोसा गांव वाले रास्ते पर नपे तुले कदम से चल पड़ा। उसके लिए चीजों के वजन के साथ बर्फ में चलते हुए चढ़ाई चढ़ना बहुत दुश्वार था। फिर इर्द गिर्द के माहौल ने भी अपनी एक दहशत कायम की हुई थी। बुलंद दरख्तों की जगह उसे कोई गैर मर्रई मखलूक खड़ी नजर आई। वो बार बार अपने आप को कोस रहा था कि उसे नीचे रावला कोट ही रुक जाना चाहिए था। उसे मालूम था कि रात को इस अंधेरे में जब इंसान सोते हैं तो जंगलों बेयाबानों में अनदेखी मखलूक जाग उठती है। दिल ही दिल में कुरान पाक की सारी सूरतों का विर्द वो करता जा रहा था। जब उसने दूर जंगल से जरा हटकर अपने गांव के अंधेरे में डूबे मकानात देखे तो उसकी आंखों में खोई हुई जिंदगी वापस आने लगी। अब रात के तकरीबन 1:45 बज रहे थे। उसने रात अपने इस गांव के घर में बसर करने का इरादा कर लिया था, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल था कि इतना ही सफर आगे ऊपर पहाड़ पर कर सके। वो बर्फ में धंसता हुआ अपने घर के करीब पहुंचा तो उसे तहफ्फुज का एहसास हुआ। वाजिद ने लकड़ी का डंडा दीवार से टिकाया और अपनी जेब से ताले की चाबी निकाली। जब टॉर्च की रोशनी ताले पर डाली तो दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी और ताला गायब था। वो लम्हा भर के लिए चकरा गया। सोचने लगा कि आया घर में कोई है या ये ताला गांव के लड़कों ने खोला है। वो जानता था कि इस घर को कभी कभार गांव के लड़के ताश खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसने जमीन पर टॉर्च की रोशनी फेंकी तो ताला नीचे पड़ा था। ताले पर तो कोई जद भी न थी। पास हथियार तो कोई न था, मगर अपने आप पर यह भरोसा था कि 2-3 पर तो वो अकेला ही हावी हो जाएगा। उसने जब दरवाजे को अंदर की जानिब धकेला, दरवाजा सीधा एक कमरे में खुला। वो अंदर दाखिल हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहाँ किसी को न पाया। उस कमरे में एक जानिब 4 पाइयां रखी थी। खाली घी के कनस्तरों में पानी भरा हुआ था। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ा और उसने कमरे के दरवाजे के दोनों पट अंदर की जानिब खोल दिए। वहाँ पे भी चारपाइयां बिछी हुई थी। लोहे के ट्रंक थे। उसने ट्रंकों के ताले चेक किए तो वो सालिम थे। सब चीजें अगर अपनी जगह पर मौजूद हैं तो फिर इस ताले को तोड़ने वाले का मकसद क्या हो सकता है। खैर उसने अपनी जैकेट उतारी, जूते वगैरह उतारे, एक शलवार कमीज का जोड़ा निकाल कर पहन लिया। फिर मुंह हाथ धोकर बड़े कमरे में आया। लालटेन जलाई तो कमरे में हर जानिब जर्द सी रोशनी फैल गई। फिर वो एक चारपाई पर सस्ताने के लिए लेट गया। टाइम देखा तो रात के 3 बजे थे। कुछ देर सस्ताने के बाद उसे ठंड महसूस होने लगी। कमरे में सूखी लकड़ियों का ढेर था, खुश्क ओपले भी थे। उसने सोचा क्यों ना आतिशदान में आग जलाई जाए। उसने लकड़ियां वगैरह इकट्ठी की और उन्हें आग दिखाने के लिए उसने माचिस की तीली निकाली ही थी कि उसे दाएं जानिब कोने से किसी की सिसकारी सुनाई दी। वो उछल पड़ा। उसने आवाज की सिम देखा तो 2 गोल और चमकती हुई आंखें उसे देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया कि ये कोई जानवर नहीं, इंसानी होला है। उसके तो हाथ पांव शल हो गए, जिस्म के सारे पट्टे अकड़ चुके थे। चंद लम्हे वो देखता रहा, फिर हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? इसी दौरान उसने जांच लिया था कि वो कोई लड़की है जो चादर में लिपटी बैठी है। सिर्फ चेहरा उसे नजर आ रहा था।
वहाँ से कोई जवाब ना आया। वो 20-22 साल की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। आंखें चमकदार, रंग तांबे की तरह और उसकी नाक पतली थी। होंठ पतले पतले खूबसूरत से, सुर्ख रंग की चादर ओढ़ रखी थी उसने। उसके चेहरे और बालों के सिवा उसको और कुछ नजर ना आया। वो इस तरह बैठी थी जैसे रुकू में हो, डरी सहमी सी लग रही थी। वाजिद के जहन में ख्याल आया कि शायद रास्ता भटकी हुई है, मगर उसे हैरत थी कि उसको इतनी देर तक उसकी मौजूदगी का एहसास क्यों ना हुआ। कौन हो तुम और अंदर कैसे आई हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो तुम्हें खींच कर नीचे उतार लूंगा। ये कहकर वाजिद आगे बढ़ा तो वो बोली, तुम्हें तुम्हारे प्यारों का वास्ता मुझे हाथ ना लगाना। ठीक है, मैं नहीं आता, मगर तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैं खड़ाबट की रहने वाली हूँ। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि वाजिद को महसूस हुआ कि पहाड़ पर कोई बांसुरी की मधुर धुन बज रही हो। वाजिद जानता था कि खड़ाबट यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी गांव है। यहाँ तुम्हें कौन छोड़ गया है? वो मेरी शादी जबरदस्ती कर रहे थे। मेरी मोहब्बत किसी और के लिए थी, जिसके लिए घर से भागी, वो भी कहीं गायब हो गया। मैं घर से सारा जेवर भी उठा लाई, फिर मुझे वो दगा दे गया। उसने अपने खूबसूरत हाथ चादर से बाहर निकाले तो दोनों हाथों में कीमती जेवर थे। वाजिद देखकर हैरान और परेशान हो गया। जेवरात से भरकर लड़की का हुस्न उसे दीवाना कर रहा था। इतनी हसीन और जमील शक्ल शायद ही उसने कभी पहले देखी हो। वो तो आसमान से उतरी कोई मखलूक लग रही थी। वाजिद के पूछने पर उसने अपना नाम लैला बताया। ऊपर तुमसे बात करनी मुश्किल हो रही है, मैं इस दौरान आतिशदान जलाता हूँ। आतिशदान मत जलाओ, मुझे गर्मी लग रही है। अब जब वाजिद ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चारपाई पर बैठी थी। वो हैरान था कि कमरे में अभी तक ठंड है, मगर लड़की से कोई तपिश निकल रही थी जो वाजिद को बेखुद किए जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेखुद हुआ जा रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया और खाना निकालने के लिए उठ गया। तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो। वाजिद ने नान टिक्के का शॉपर खोला। नहीं, मैं टिक्के नहीं खाऊंगी, अगर फल हैं तो वो खा लूंगी। फिर उसने फलों का लिफाफा दिया। फल उसने रगबत से खा लिए। वाजिद ने खाना खाया, उस लड़की ने फल खाया। फिर वाजिद उसके साथ वाली चरपाई पर आकर बैठ गया। उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत अंगड़ाई लेने लगी थी। मैं फौजी सिपाही हूँ, अगर जरूरत महसूस हुई तो कैंप कमांडर से भी मदद ले सकता हूँ। तुम्हें जरा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाजिद को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी खास मकसद के लिए उकसा रही थी वो लड़की। वाजिद ने न चाहते हुए भी उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ थामते ही उसके बदन में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसने अपने हाथ नहीं छुड़वाए। वाजिद उसे उसकी रजामंदी समझा। उसने आगे एक कदम बढ़ाया और लैला के गुलाबी गालों को छुआ तो वो शर्मा गई। वो खुद भी वजी इंसान था। लैला को राम करने में उसकी खुद एतमादी उसके काम आ रही थी। लड़की खामोश थी। वाजिद ने उसको कंधों से पकड़कर अपने सीने से लगाया तो वो बोली, लालटेन की रोशनी कम कर दो। अब वाजिद अपने पूरे हवास खो चुका था। शैतान ने अपना गलबा पा लिया था। नीम अंधेरे में शैतानी खेल शुरू हुआ। वो उसे अपनाने के वादे कर रहा था और वो उसे कह रही थी कि अपना सब कुछ मैंने तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है, तो अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी जिंदगी में एक ही मर्द आया है और वो तुम हो। मरते दम तक तुम्हारा पीछा करूंगी। वो मदहोश होकर कह रहा था कि मैं मरकर भी तुमको नहीं छोड़ सकता। ये एक मर्द का वादा है और मर्द अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। वो मुतमईन होकर नींद की वादी में चला गया। जब आंख खुली तो कमरे के दरजों से दिन की रोशनी शुआओं की सूरत अंदर आ रही थी। उसने उठकर देखा तो लैला दूसरी चारपाई पर बैठी उसे मायनी खेज अंदाज से देख रही थी। वाजिद ने पूछा, तुम कब उठी? उसने जवाब दिया, मैं सोई ही कब थी, मैं तो तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी, तो तुम मुझे उठा देती। महबूब के आराम में खलल नहीं डालना चाहिए। वाजिद तो झूम उठा। अब वो ये भी सोच रहा था कि घर पर बीवी, माँ और बेटी इंतजार कर रहे होंगे। वो अपने जहन में मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहा था। सोचा कि लैला को फिलहाल यहीं रखूंगा, 1-2 दिन में सामान शिफ्ट होने से पहले उसका कहीं ना कहीं इंतजाम कर लूंगा। उसने लैला की जानिब देखा। उसकी निगाहों में चमक थी। गुसल खाने से मुंह हाथ धोकर वापस कमरे में आया। वो अभी भी ऐसी हालत में बैठी थी जैसे वो छोड़ कर गया था। वाजिद ने उससे कहा, तुम भी मुंह हाथ धो लो। वो बोली, मैं अभी चलती हूँ, शाम को फिर आऊंगी और तुमको भी आना होगा। पर तुम कहाँ जा रही हो? इधर ही रुको, रात को मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। वाजिद दूसरी चारपाई पर बैठ गया जहाँ वो रात सोया था। अब लैला ने पहली बार हरकत की। उसने पाँव चादर से निकाले और जमीन पर रखे।
वाजिद की नजरें उसके पांव पर पड़ी तो उसके मुंह से एक चीख बरामद हुई। वो खड़ा हुआ, एक खौफ ने उसे घेर लिया था। उसका जिस्म अकड़ सा गया था और टांगों में जान न रही। लैला के पांव उल्टे थे, वो पिछल पैरी थी, चुड़ैल थी, एक जिन्नी थी। वाजिद का दिमाग सुन हो गया, जुबान गुंग और हवास पर शदीद खौफ तारी हो गया। अब वो खड़ी मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट में शदीद तंज था। वाजिद बदहवासी में नंगे पांव दरवाजे की जानिब दौड़ा, मगर रास्ते ही में लैला ने उसका बाजू पकड़कर एक झटका दिया और वो डगमगाता हुआ चरपाई पर आ गिरा। वो कुछ कह रही थी मगर उसे पता नहीं चल रहा था। वो बेहोश होने लगा तो लैला ने पानी से भरा जग उसके मुंह पर उलट दिया। पानी पड़ते ही वो चीखने लगा। रात जिसकी आवाज मधुर बांसुरी जैसी थी, अब वो नागिन की तरह फुनकार रही थी। वाजिद के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो सोचने समझने के काबिल हुआ तो उसके जहन में एक ही बात थी कि रात वो क्या कर बैठा। जो हुआ था अब वो उसे पलट नहीं सकता था। वो गिड़गिड़ाता हुआ, माफिया मांगता हुआ, दोनों हाथ जोड़े हुआ था, जिंदगी की भीख मांग रहा था। तुम जिस रूप में भी चाहोगे उसी में मैं ढल कर आऊंगी। एक मर्द जो हमारी जिंदगी में आता है, जिस तरह तुम रात को मेरी जिंदगी में आए थे, फिर हम उससे कभी दूर नहीं हो सकती। अब तुम या तो मेरे बनकर रहोगे या फिर किसी के भी नहीं रहोगे, बल्कि दर्दनाक मौत का मजा चखोगे। उसके तो तसव्वुर में भी ना था कि जिसे वो हसीन परी समझ रहा था वो एक पिछल पैरी निकलेगी। मैं जा रही हूँ, रात को दोबारा आऊंगी। अगर तुम ना आए तो फिर बहुत बुरा होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। याद रखो, आज रात दोबारा मिलूंगी कहीं भी, और अगर अपने कमरे में आग जलाई तो तुम्हें बेटी की लाश मिलेगी। ये कहते हुए वो अपनी जगह से गायब होगी। वो कब चली गई, कहाँ चली गई, कैसे गई, उसे कुछ खबर ना हुई। उसी हालत में पड़ा रोता रहा, घुट घुट कर रो रहा था। फिर वो बेहोश हो गया। दोबारा होश आया तो बहुत सा वक्त गुजर चुका था। खौफ और दहशत ने उसे बुखार में मुब्तला कर दिया था। अब वो उस कमरे में एक पल भी रुकने पर तैयार न था जहाँ एक चुड़ैल उसके करीब हुई थी। उसे मालूम था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो अगर उसके साथ रात को प्यार की पतंगे ना भी बढ़ाता तब भी उससे बच ना पाता। वो तेजी से उठा, कपड़े वगैरह पहने और घर का दरवाजा खुला छोड़कर ऊपर अपने पहाड़ वाले घर की जानिब चल पड़ा। उसके कदम घुटनों तक बर्फ में धंस रहे थे, फिर भी वो जैसे तैसे ऊपर चढ़ता रहा। वो किसी कमजोर शाख की तरह लड़खड़ाता हुआ ऊपर पहुंचा। घर में दाखिल हुआ तो माँ सामने कमरे में चूल्हा जलाए बैठी थी। बेटे को अचानक इस हालत में देखा तो बुत बन गई। फिर अपने सीने पर हाथ मारते हुए उसकी जानिब नंगे पांव दीवाना वार बढ़ी और उसे थाम लिया। वाजिद लड़खड़ा रहा था और वो रोटी पीटती उसे सहारा देकर कमरे तक लाई। चारपाई पर लेटाया, तकिया उसके सरहाने रखा, उस पर रजाई उड़ाई। माँ बेटे से रो रो कर पूछ रही थी, ये तेरा हाल किसने किया, क्या हुआ मेरे बच्चे तुझे। इतने में उसका दोस्त शौकत आ पहुंचा। वाजिद गिरता पड़ता जब गांव की जानिब आ रहा था तो किसी ने उसके दोस्त शौकत को खबर कर दी थी। शौकत ने उसकी हालत देखी तो वो भी घबरा गया। इसकी बीवी और बेटी कहाँ है? वो बेचारी पिछले चंद दिन से बुरे बुरे ख्वाब देख रही थी। मैंने उससे कहा कि बेटी को लेकर अपनी तू माँ के पास चली जा, जरा तेरा जहन बदल जाएगा। शौकत हैरान था कि वाजिद तो आने से पहले खत लिखा करता है, इस बार इसने क्यों ना लिखा। उसने माँ से पूछा तो वो बेहोश बेटे के सर दबाते हुए बोली, खत आया होता तो वो क्यों कहीं जाती, वो तो इसकी राह देखती रहती है। जब माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो आग की तरह जल रहा था। वो फौरन खड़ी हो गई, एक डब्बे से चंद जड़ी बूटियां निकालकर उसके लिए कहवा तैयार किया। शौकत अपने दोस्त के कदमों में बैठा हुआ था। माँ और शौकत ने मिलकर उसके हलक में कहवा उंडेला। वो थोड़ी देर के लिए आंखें खोलता और फिर मूंद लेता। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और सहन में लगे सनोबर के दरख्तों पर बेशुमार कव्वे आकर काएं काएं कर रहे थे। वाजिद के जब भाई को इत्ला मिली तो वो भी दौड़ा चला आया। माँ ने बेटे को सब कुछ बताया तो वो शौकत से कहने लगा कि तुम नीचे बंजोसा गांव जाकर फौरी तौर पर कंपाउंडर को ले आओ। कंपाउंडर इलाके का वाहिद मौलिश था। शौकत फौरी तौर से घर से निकल गया। आज सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। एक दीवानगी और उदासी घर पर छाई हुई थी। लातादाद कौवों की आवाजों ने घर पर नहुसत डाल रखी थी। वाजिद को होश आया तो माँ लपक कर उसके पास पहुंची। वो आंखें खोले छत को देख रहा था। ये तुझे क्या हुआ, किस जालिम ने तेरी ये हालत बनाई है? जवाब में वो सिर्फ छत की तरफ घूरता रहा। माँ रोने लगी। भाई कहने लगा, मुझे तुम सिर्फ नाम बताओ वो कौन थे।
तुम्हारा बैग भी साथ नहीं है। वाजिद सख्त मुश्किल में फंसा हुआ था। जो रात को हुआ था वो भी बता नहीं सकता था, उसे अपनी इज्जत का भी पास था। वो सोच रहा था कि सबको क्या बताए कि उनको तसल्ली हो। पिछल पैरी का खौफ उसको अलहदा था। उसे झुरझुरी आती जब भी वो ये सोचता कि वो उसके कितने करीब थी। शाम करीब आ रही थी और उसकी दहशत उसे बेचैन किए हुए थी। उसे उस जिन्नी के अल्फाज याद आ रहे थे कि अगर तुम रात को ना आए तो मैं आ जाऊंगी। आग कमरे में ना जलाना, वरना तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें मिलेगी। शाम के बाद शौकत कंपाउंडर को ले आया। सर्दी का बुखार है, ठंडे पानी की पट्टियां रखो, यखनी पिलाओ और इसे आराम की जरूरत है। उसने बुखार की गोलियां दी और साथ वो रुखसत हो गया। अब रात हो रही थी। जंगल के गीदड़ वक्त से पहले चिल्लाने लगे थे। एक खौफ की सी कैफियत बढ़ती जा रही थी। वाजिद चारपाई पर रजाई ओढ़े लेटा था। ठंड में भी वो पसीने से शराबूर था। गीदड़ों और कुत्तों के रोने की आवाजें मुसलसल उसके कानों में पड़ रही थीं। शायद उन्होंने भी किसी बला की चाप सुन ली थी। उसकी नजरें मुसलसल कमरे के दरवाजे की जानिब थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बोझल होती गईं और वो सो गया। उसी रात उसने ख्वाब देखा कि वो जंगल में भागा जा रहा है। कुछ नामानूस चेहरे अपने मुंह ढांपे और हाथों में तलवारें लिए उसका पीछा कर रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्व कर रहा है। फिर वो औंधे मुंह बर्फ पर गिर पड़ा। उसके पीछे आती हुई आवाजें थम चुकी थीं। वो खौफ के मारे अपना सर उठाता है तो सामने उल्टे पैरों वाली खड़ी मुस्कुरा रही होती है। वाजिद के मुंह से फिर दबी दबी चीख निकलती है और साथ ही वो बेदार हो जाता है। उसका बदन पसीने में नहाया हुआ था। वो चारपाई पर उठकर बैठ गया। वो किसी बिल्ली की तरह दबे पांव चलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसमें अब रोने और चीखने की भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी। तुम क्या समझते थे कि मैं नहीं आऊंगी? तुम अगर जमीन की तह में भी हुए तो वहां से भी तुम्हें निकाल लाऊंगी। ये बंद दरवाजे मेरी राह नहीं रोक सकते। क्या मेरी माफी किसी तरह हो सकती है तो मुझ पर रहम करो। मेरी बेटी है, बीवी है, मुझसे जो गलती हुई है उसकी इतनी बड़ी सजा ना दो। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ। तरस और रहम हम में कभी नहीं होता। फिर उसने लालटेन की लो मध्यम की और अपना मुकरू खेल शुरू कर दिया। खौफ से वाजिद का बदन झटके खा रहा था। फजर की आवाज कहीं दूर से फिजाओं में गूंजी तो वो एक झटके के साथ चारपाई से उठ खड़ी हुई। वो नीम बेहोश पड़ा था। उसे मालूम भी ना हुआ कि वो कब और कैसे यहाँ से गई। दूसरी रात को भी यही हुआ। उसकी हालत अब बिगड़ती जा रही थी। बुखार जान नहीं छोड़ रहा था। अब उसके जिस्म को झटके लगते रहते थे। उसकी बीवी को खबर पहुंचाई गई तो वो नसीबों की मारी रोती पीटती अगले दिन बेटी को लेकर आ पहुंची। बेटी को देखकर वो और ज्यादा रोने लगा। बहुत देर उसे सीने से लगाकर रोता रहा। शौकत और उसका भाई उसे रोने की वजह पूछते तो वो और रोने लगता। गांव के मौलवी साहब को दम के लिए बुलाया गया। उन्होंने पढ़कर फूंका। वक्ती अफाका हुआ और उनके जाते ही फिर से वही हालत हो गई। भाई और दोस्त बहुत परेशान थे। दोनों एक साथ कमरे में आए, दरवाजा बंद किया। फिर भाई उसे बोला, मैं नीचे गांव में गया था, घर का ताला टूटा हुआ था, तुम्हारा बैग भी वहीं था। साफ जाहिर है कि तुमने रात वहीं गुजारी। वहाँ फ्रूट के छिलके भी पड़े थे। ऐसा मालूम होता है कि तुम वहाँ तो भले चंगे थे। फिर रात में क्या हुआ ये मालूम नहीं। अब तुम ही बता सकते हो ताकि हम इस तमाम चीज का तोड़ कर सकें। मुझे तो किसी जिन भूत की कार्रवाई लगती है बड़े भाई, दोस्त ने कहा। हमारे इलाके में बहुत पहुंचे हुए लोग मौजूद हैं जो शैतानी मखलूक को काबू में लाने के तरीके जानते हैं। तुम हमें कुछ बताओगे तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। आखिरकार वो बताने पर राजी हो गया। वो दोनों सुन